नमस्कार, मैं कौशिक गुजरेकर लघु उद्योग भारती नागपुर इकाई की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कोविड-19 इस वैश्विक महामारी के चलते हम सभी लॉकडाउन का अनुभव कर रहे हैं और इस दौरान आपसी संपर्क बनाए रखने में जूम प्लेटफॉर्म का हमें काफी उपयोग हो रहा है। आज के हमारे विषय के बारे में और हमारे सभी वक्ताओं के बारे में मैं श्री शशिभूषण वैद्य जी को आह्वान करता हूं कि वे हमें संबोधित करें। आज के इस बैठक में उपस्थित सभी लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय पदाधिकारी, नागपुर इकाई एवं नागपुर विभाग के अन्य जिलों से भी कुछ लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, वे सभी लघु उद्यमी। लघु उद्योग भारती का 25 अप्रैल को स्थापना दिवस हम लोग सब लोग मनाते हैं और उस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम नागपुर में हमने तय किया था और उस कार्यक्रम में माननीय गोविंद जी हमारे अखिल भारतीय महामंत्री उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण वो कार्यक्रम हम लोग संपन्न नहीं कर पाए। लेकिन कार्यक्रम तो हमको करना था स्थापना दिवस का, तो उस कार्यक्रम में हमने हमारे नागपुर के कार्यकारिणी के अध्यक्ष और मंत्री इनकी घोषणा हमने की थी और फिर सब लोगों से चर्चा करने के बाद लघु उद्योग भारती का काम नए टीम के साथ में अच्छा हो, इसलिए लघु उद्योग भारती नागपुर इकाई की पूरी कार्यकारिणी का घोषणा करने के लिए हम सब लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं। माननीय श्री गोविंद जी लेले लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय महामंत्री है। गए 3 साल से लघु उद्योग भारती का अखिल भारतीय महामंत्री करके इन पे दायित्व है। आज के बैठक का समारोह उनके उद्बोधन से ही होने वाला है। बाद में हमारे बीच महाराष्ट्र प्रदेश लघु उद्योग भारती के महामंत्री श्री भूषण जी मर्दे अपने में उपस्थित है। स्थापना दिवस के भी वक्त उस कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति थी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी वैद्य वे भी उपस्थित है, उनका भी उद्बोधन हमको सुनना है। महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र स्टेट, इसकी रचना हमने ऐसी की है कि अखिल भारतीय कार्यकारिणी के बाद जो राज्य की कार्यकारिणी होती है, लेकिन राज्य अपना इतना बड़ा है, उसका विस्तार इतना बड़ा है कि हम सब उद्यमी बंधु है, तो हमारा उद्योग संभाल के पूरे क्षेत्र में प्रवास करना संगठन के दृष्टि से पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसको 6 विभाग जो अपने रेवेन्यू डिविजन्स है, महसूल विभाग, इसके अंदर में उसको हमने डिवाइड किया है। तो राज्य की कार्यकारिणी के पश्चात हमारी विभाग की भी कार्यकारिणी है। नागपुर विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद देवगिरी विभाग हम लोग उसको बोलते हैं, कोकण विभाग, पुणे विभाग और नासिक विभाग, ऐसे 6 विभाग की रचना हमने इसमें की है। और वो रेवेन्यू डिवीजन के हिसाब से हर एक विभाग में उतने जिले की रचना की गई है। तो ये नागपुर, ये सब आप सब लोगों को, इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो लघु उद्योग भारती के पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, ये सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, इस दृष्टि से यहाँ पे हमने ये विषय रखा है। और कुछ नए लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी लोगों के साथ में परिचय सभी लोगों का नहीं है, लेकिन नागपुर में जो भी कार्यक्रम आगामी काल में होने वाले हैं, धीरे धीरे सब उद्यमी बंधु हर एक के साथ में उनका परिचय हो जाएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी रावलीन सिंह जी खुराना से अनुरोध करता हूं कि वे अभी हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद कौस्तुभ। नागपुर की
कार्यकारिणी का हम लोगों ने इस बार एक नया स्वरूप बनाया है। जैसा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डिसाइड हुआ था कि हमें इस बार वर्टिकल का अप्रोच रखना है। तो उससे क्या होता है कहीं भी आप देखते हो यदि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए हुए हैं ताकि वो उसका बराबर से संचालन कर सके। तो उसी लाइंस पे लघु उद्योग भारती पे नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में और इवन इकाई लेवल पे वही फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ हमने 8 से 9 अलग अलग वर्टिकल्स डिसाइड किए हैं और ये सभी वर्टिकल्स के एक प्रमुख रहेंगे जिन्हें हम कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं और उनके नीचे 3 या 4 लोगों की कमेटी बनेगी जो वो वर्टिकल में उनको सपोर्ट करेगी। तो जो ये वर्टिकल्स हैं इसमें सबसे मुख्य जो वर्टिकल है वो है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन को आगे बढ़ाना और दूसरे संगठनों के साथ अपना विचार विमर्श बढ़ाना यानी ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्ट। तो ये जो कमेटी रहेगी ये हमारे सचिव आलोक जी और मेरे पास रहेगी। और इसके बाद जो आगे की कमेटीज हैं उसमें पहली है लेबर। तो लेबर में जो विषय इंक्लूड किए जाएंगे वो रहेंगे पीएफ, पीएसआईसी और लेबर डिपार्टमेंट। तो ये जो तीनों डिपार्टमेंट हैं ये काफी अहम भूमिका निभाते हैं और जैसा कि अभी कोविड चल रहा है तो सैलरी कितनी देनी है, नहीं देंगे तो लेबर इंस्पेक्टर क्या करेगा, ये सब क्वेश्चन सबके सामने खड़ा रह जाता है। तो ऐसे सभी प्रश्नों से डील करने के लिए ये हमारी कमेटी रहेगी और इसके प्रमुख रहेंगे हितेश, इसके प्रमुख रहेंगे सुनील जी काबरा। तो सुनील काबरा जी हमारे ये वाली कमेटी को हेड करेंगे। इसके बाद दूसरी कमेटी रहेगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही अभी विषय आगे आगे आने वाले दिनों में और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने पैकेज के बारे में सुना होगा तो उसके बाद इंडिया को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स पे भी काम करना होगा ताकि हम लोकल जो ब्रांड है उसको प्रमोट कर सके और लोकल ब्रांड को हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा ताकि लोकल को हम ग्लोबल बना सकें। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कमेटी है इसको हेड करेंगे संदीप दारवेकर जी। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी हर इंडस्ट्री को लगती है और बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जिसमें कि हम लोग जाके रुक जाते हैं। तो इन विषयों से डील करने के लिए हमने जो कमेटी बनाई है इसमें श्रीमती मीरा जोशी जी, मीरा मैडम इसको हेड करेंगी। और अगेन मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप में से जो लोग भी इच्छुक हैं जिनका ये विषय में अध्ययन है वो लोग आगे आए और ये कमेटी के मेंबर बने। उन सब ने आलोक पाहुने जी को उनके पर्सनल नंबर पे अपना कांटेक्ट डिटेल और अपना इंटरेस्ट भेजना है। उसके हिसाब से हम लोग उन 3-3, 4-4 लोगों को एक एक कमेटी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अगली जो है कमेटी वो है पॉल्यूशन की। तो इसमें पॉल्यूशन रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसमें मतलब आज का क्या स्टैंड है, क्या नॉर्म्स चेंज हुए हैं, इसके बारे में हितेश अग्रवाल हमें सपोर्ट करेंगे। एमएसएमई डिपार्टमेंट, एनएसआईसी और डीआईसी ये सभी डिपार्टमेंट के साथ में गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी हैं, उसका हमें क्या फायदा हो सकता है। अभी जैसे ये भी गवर्नमेंट के भी स्कीम लेटेस्ट आत्मा ये जो स्कीम आज डिक्लेयर की है वो स्कीम का भी इसमें इंक्लूजन रहेगा। ये सभी स्कीम की जानकारी हमें देने के लिए और उसका पूरा पूरा हम लाभ उठा सके इसलिए हमने श्री मिलन जी नांदेड़कर को इस कमेटी का हेड बनाया है। फिर कई हमारे यूनिट जो है वो एमआईडीसी में लोकेटेड है और एमआईडीसी से काफी लोग जूझते रहते हैं, छोटे छोटे इश्यूज में अटके रहते हैं। कभी पानी का कनेक्शन नहीं मिलता है, कभी बिजली की प्रॉब्लम आती है। इन सब से डील करने के लिए कौस्तुभ जी जोगड़ेकर के अंडर में हमने कमेटी बनाई है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जैसा अभी हमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाना है, एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर उठाना है। अभी नई डेफिनेशन भी आ गई एसएसआई की, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की नई डेफिनेशन के हिसाब से हमें लोगों को ऊपर कैसा ले जा सके उसमें ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कमेटी काम करेगी और मिसेस पद्मश्री सारडा मैडम इस कमेटी को हेड करेंगी। कोई भी संगठन के लिए मेंबरशिप बढ़ाना उसका एक प्रमुख कार्य रहता है ताकि संगठन बल बढ़ सके। और भूषण जी ने इसमें हमें बहुत ही एम्बिशियस टारगेट दिया है कि 150 से 750 तक हमें संख्या बल ले जाना है।
तो भूषण जी, हम पूरा अपनी कोशिश करेंगे कि आपके दिए हुए इस चैलेंजिंग टारगेट को हम पूरा करें, और इसलिए मेंबरशिप कमेटी में हमने लखबीर सिंह सोहल और गिरधारी शर्मा इन दोनों को रखा है, प्लस सुनील जी काबरा ने खुद होकर इंटरेस्ट लिया है कि मैं भी इसको सपोर्ट करूंगा। तो ये 3 लोग प्रमुखता से मेंबरशिप बढ़ाने पे काम करेंगे। उसके बाद अगली कमेटी है टैक्सेशन एंड बैंकिंग। तो टैक्सेशन और बैंकिंग में नई नई जटिलताएं आती रहती हैं, और इससे हमने कैसा डील करना चाहिए, इसके लिए हमें गाइड करने के लिए ये कमेटी हमने बनाई है, और श्री मोहन जी अग्रवाल इस कमेटी को हेड करेंगे। और उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आई एम श्योर कि वो हमें इसमें काफी अच्छा गाइडेंस दे सकेंगे। वीएमए के वो पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके बाद अगली कमेटी है पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, जिसमें निरंजन शिरपुरकर को हमने इसका हेड बनाया है। और ये कमेटी के द्वारा हम लोग पब्लिसिटी करेंगे। हमने इसको एक्चुअली 2 में डिवाइड किया था पब्लिसिटी को। एक पार्ट उसका है जिसमें कि हम प्रिंट पब्लिसिटी और सोशल मीडिया का काम रख रहे हैं। वो कमेटी श्री गोरख सिरसीकर जी देखेंगे, और वो छोड़ के बाकी जो पब्लिसिटी रहती है, जैसे हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो लोगों को इनविटेशन देना है, स्टैंडीज बनाने हैं, और बाकी जितने तरह का पब्लिसिटी और प्रमोशन रहेगा, ये काम करने के लिए हमने निरंजन शिरपुरकर जी को रखा हुआ है। तो ये कमिटीज का स्वरूप है। और अब इसके अलावा मैं आपको कार्यकारिणी के जो मेंबर्स हैं उनका मैं आपको 1 मिनट ब्यौरा देता हूं। वाइस प्रेसिडेंट के इसमें हमने हितेश अग्रवाल, मीरा जोशी मैडम, मिलिंद जी नांदेड़कर और सुनील काबरा, ये 4 लोगों को हमने वाइस प्रेसिडेंट करके नियुक्त किया है। तो ये 4 लोग एक तरफ कमेटी हेड करेंगे और दूसरी तरफ ये लोग वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ताकि ये जो नागपुर इकाई का काम है वो बराबर स्वरूप करने में हमारी मदद कर सकें। और जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में 3 लोगों का नाम है, जिसमें कौस्तुभ जोगड़ेकर, निरंजन शिरपुरकर और लखबीर सिंह सोहल, ये 3 लोगों का नाम हमने लिया है एज जॉइंट सेक्रेटरी। और वैसे ही एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स में गोरख सिरसीकर, पद्मश्री सारडा, मोहन अग्रवाल, गिरधारी शर्मा और संदीप दारवेकर जी का नाम है। तो ये सब लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर रहेंगे, और इन सबके साथ में हम लोग मिलके ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले 2 सालों में हम लघु उद्योग भारती के काम को ग्रासरूट तक ले जा पाए। कोविड ने जो चैलेंजेस दिए हैं, ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम कैसे यूनिट्स को हेल्प कर सकेंगे, उनकी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है या उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आगे लाना है, ऐसे अलग अलग विषयों पे हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। प्लस जैसा कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी चैलेंज आता है, तो उससे हम लोग बिटर या बेटर हो सकते हैं। एनी चैलेंज कैन मेक यू बिटर और बेटर। सो आई एम श्योर ये जो चैलेंज आया है हम सबके लिए, एमएसएमईज के लिए, उससे हम लोग बेटर होके आगे निकलेंगे। और जैसा कि आज हमने देखा कि नए डेफिनेशन भी लघु उद्योगों के लिए, माइक्रो उद्योगों के लिए और मझले उद्योगों के लिए आया है, जो काफी दिन से विषय अटका हुआ था। और लघु उद्योग भारती की बहुत बड़ी जीत है कि हमारा जो स्टैंड था कि डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट को लिया जाए, वो गवर्नमेंट ने लिया है, और बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं भी गवर्नमेंट ने हमें दी हैं। तो शायद ये चैलेंज नहीं आता तो ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। तो हमें पॉजिटिव रहना है और इन सभी चैलेंजेस को पॉजिटिवली डील करते हुए लघु उद्योगों का स्तर हम कैसे बढ़ा सकें, ये हमारा अगले आने 2 सालों में हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। कौस्तुभ, मैं हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी वैद्य, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें। रविंद्र वैद्य, औरंगाबाद से हूं। मेरा ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है और मेरा दायित्व महाराष्ट्र प्रदेश लघु उद्योग भारती अध्यक्ष। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपने नए रूप में कार्यकारिणी का गठन किया है और लघु उद्योग भारती का काम आगे बढ़ाने में आप बड़े जोम से एक साथ जुटे हो। तो मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत सारी शुभेच्छाएं देता हूं। आपके काम में आपको सफलता मिले।
धन्यवाद। जैसे आपने सही ढंग से किया है कि 6 कमेटी बनाई है, कमेटी का हर एक को एक एक जिम्मेदारी दायित्व दिया है, उसके हिसाब से सब लोगों का कार्य का संगठन और संचालन ठीक रूप से होता है। और दायित्व जब फिक्स हो जाता है तो लोगों को फोकस लगा के काम करके उसका रिजल्ट जैसे हम अपने कंपनी में करते हैं, जब वैसा ही प्रोफेशनल अप्रोच संगठन बिल्डिंग में होना चाहिए, संगठन के काम में भी होना चाहिए। तो ये जो भूषण जी के मार्गदर्शन से आपने वहां पे किया है, ये सही में सराहनीय है। हम भी बाकी लोगों को और बाकी जगह पे इसी प्रकार का संगठन बनाने में आगे बढ़े, इस प्रकार का आह्वान करते हैं। और आपकी जो उपलब्धि है इस प्रकार में, उसका अभिनंदन फिर से पुनः एक बार करता हूं। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी निर्मल कुमार ओझा जी आपको कुछ आगे बताएंगे इसमें लक्ष्य में हम लोगों ने मेंबरशिप का डाटा जो है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज इसमें करने की जो बीड़ा उठाया है, उसमें सफलता पाने के लिए आप हर एक मेंबर से अपील कीजिए वो वेबसाइट पे जाके अपना डाटा अपलोड करे, ताकि अपनी कंपनी और अपना जो एसोसिएशन जो है वो सेक्शन 8 कंपनी है, उसकी कुछ लीगल कंप्लायंसेस के लिए ये बहुत इसेंशियल है। तो मैं सब मेंबर से अपील करता हूं कि ये जो वेबसाइट पे जाके अपना डाटा अपलोड करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपनी व्यवसाय की जो सूक्ष्म से संक्षिप्त रूप में जो अपनी टिप्पणी है वो उसमें अपलोड करना जरूरी है। वो बहुत ही सिंपल और सरल है, तो वो जल्दी से जल्दी उतना काम अगर आप करते हो तो उसके लिए आप एक मतलब जो बड़ा माइलस्टोन है संगठन के लीगल कंप्लायंस के लिए, उसका आपका सहयोग मिल सकता है उसमें। दूसरी बात, अभी जैसे ये कोविड का जो विषय आया है, कोविड के विषय में हम लोगों ने जो एक गवर्नमेंट से अपील की थी या बार बार चल रहा था गवर्नमेंट से कि एमएसएमई को बचाने के लिए कुछ किया जाए, तो गवर्नमेंट ने सही में बहुत सराहनीय स्टेप्स ली है। उसके बारे में ये पूरा जब पैकेज आ जाएगा तो उस तक अपने लघु उद्योग भारती से कोई भी टिप्पणी ना करे, क्योंकि क्या होता है एक टिप्पणी के ऊपर अगर हम कमेंट करते हैं तो दूसरी टिप्पणी में हमें और दूसरे पैकेज में और क्या आता है, वो पूरा एक जैसे बोलते हैं कि पूरा व्यू एक बार अंडरस्टैंड करके बाद में फिर अपने तरफ से कुछ कमेंट मीडिया को या सोशल मीडिया पे किया जाए। ऐसी हमारे गोविंद लेले जी ने सबको विनती की है। मैं उसका थोड़ा सा और आगे जाके कहता हूं कि इमीडिएटली कुछ प्रेस नोट ऐसा करने से बचे और अपने तरफ से एक अनुशासन का पालन करने का कोशिश करे, ये मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं। ये पैकेज बहुत ही सराहनीय है, आप सबने वो देखा होगा। फर्स्ट टाइम हर एक एमएसएमई का उसमें एड्रेस करने का प्रयास किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। मतलब जो नॉर्मल एमएसएमई है उसको भी उन्होंने सहायता दी है, जैसे कि 3 लाख करोड़ का जो लोन एटो मोड पे सैंक्शन होना है उसके लिए कुछ डेफिनेशन दिया है। दूसरी बात में जो सबऑर्डिनेट या स्ट्रेस्ड एमएसएमई है उसके लिए भी कुछ किया है, जैसे कि वो एनपीए हो या फिर उनका कुछ लोन थका हो तो उसके लिए भी 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है। तीसरी बात जो है वो एम्बिशियस एमएसएमई है जो अच्छी तरह से काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, उनके लिए भी बहुत सारी प्रोविजन ये पैकेज में की गई है। क्योंकि ऐसा होता है जो वीक सेक्शन है उसको ही खाली बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसके पीठ के ऊपर भी शाबाशी मिलना चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है और ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे गडकरी जी कहते हैं हम एमएसएमई मार्केट में से पैसा उठाए, क्योंकि अपने इसमें फाइनेंस कॉस्ट ये बहुत ज्यादा है। अगर हम इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो अपनी कॉस्ट कम होके हम ग्लोबली कॉम्पीट कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? जो लोग ऑलरेडी सक्षम हैं, जो अच्छे तरह से अपनी यहाँ की एमएसएमई चला रहे हैं, अगर वो लोग ये जो आज डिक्लेयर किया हुआ पैकेज का फायदा उठा के एमएसएमई को अपना लिस्टिंग करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग लोकल से ग्लोबल होने में हमें कुछ ज्यादा समय लगेगा नहीं। हम लोगों में वो कैपेसिटी है, खाली उसको अवेयरनेस और अपना एक फोकस डायरेक्शन में एफर्ट्स होना चाहिए। और ये मतलब इस स्टेप का मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि जो एमएसएमई अच्छे तरह से फंक्शन कर रहे हैं उनको और ऊपर की ओर जाने में ये पैकेज हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं जो ये मेरा जो मत व्यक्त कर रहा हूं ये कोई मीडिया में देने के लिए नहीं, हमने आपस में डिस्कस करने के लिए किया हूं। और दूसरी बात, जो रिसीवेबल्स है एमएसएमई के
वो विद इन 45 डेज गवर्नमेंट रिलीज करने वाली है। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है एमएसएमई को सपोर्ट देने के लिए। हम उसके आगे जाके मांग करते हैं ये जो रिसीवेबल्स खाली गवर्नमेंट और पीएसयू की तरफ से जो देने वाले हैं, इससे और आगे बढ़ के जो बड़े इंडस्ट्रीज है, लार्ज इंडस्ट्रीज है, उनको भी जो एमएसएमई सप्लाई करते हैं उनका भी आउटस्टैंडिंग अगर 45 डेज में आता है तो वो भी एक सराहनीय स्टेप होगा। उसके लिए भी हम गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और वो भी ये प्रकार के फैसिलिटी में इंक्लूड करे, ऐसी विनती और आग्रह हम हमेशा जारी रखेंगे। ये तो सब चलते ही रहेगा, अपनी डिमांड आगे बढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन हमारा जो कल मोदी जी ने कहा लोकल के लिए वोकल बनिए और लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाइए, ये दिशा में अपने प्रयास होने चाहिए, ऐसा सबका मानना है। और हम इसी प्रकार से काम करते हुए अपनी राष्ट्र की उन्नति में मदद करेंगे, हाथबार लगाएंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। आप सबको मैं शुभेच्छा देता हूं आपके कार्य के लिए और लघु उद्योग भारती का काम ऐसे ही आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ में पूर्ण विराम देता हूं मेरी वाणी। धन्यवाद। हमारे इस मीटिंग के कन्वीनर गोरख जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे जो वैयक्तिक गीत हमारा तय हुआ था वो प्लीज प्ले करें। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहाँ के अन्न जल वायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, ओ प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू सक्रिय भाव भरने का। जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री गोविंद जी लेले, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि सभा को संबोधित करें। गोविंद जी। सदस्य और नवनिर्वाचित संभाग की कार्यकारिणी के अध्यक्ष, मंत्री और अन्य पदाधिकारीगण, सभी का नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन उसमें समय बहुत व्यस्त होगा। ये नए ढंग की बैठक जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो वो करते समय कई बार अच्छा लगता है, कई बार मन में थोड़ी जैसे मराठी में हुरहुर बोलते हैं, ऐसी लगती है कि सभी लोगों के साथ मिलजुल कर नागपुर की शैली में इकट्ठा आकर शाम को ये कार्यक्रम और वो कार्यक्रम के बाद में आपका वहाँ का सब लोगों का एकत्रित मिलन और भोजन, इस सभी की याद
आती है। लेकिन क्या करें, जिस परिस्थिति में हम हैं अभी, तो ऐसे भी मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, इस पर समाधान रखना, इसी में संतोषजनक बात हम कह सकते हैं। कार्यकारिणी में बदलाव होते रहते हैं। कई बदलाव ऐसे होते हैं कि जो अपेक्षित नहीं रहते, ऐसे भी होते हैं। जैसे कि 2017 की नई दिल्ली की अखिल भारतीय वार्षिक सभा में मैं जब गया, तब एक सदस्य के नाते गया था, क्योंकि अपनी महाराष्ट्र की सर्वसाधारण सभा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक प्रदेश स्तरीय अधिवेशन मुंबई में 12 अगस्त को हुआ था, और उसी में नई रचना से नई प्रकार की कार्यकारिणी की गठित की गई थी। उसके पहले 2 साल में उपाध्यक्ष था, और नई जो रचना बनी, उसमें जो चर्चा बनी, उसमें मैं भी शामिल था उस चर्चा में। और ऐसा तय हुआ कि किस अलग प्रकार से कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी गठित की जाए, और उसमें उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो मेरा पद गया। तो बीच का काल अगस्त से 12 जुलाई से लेकर वहां 12 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक का काल, वैसे मेरे पास कोई पदभार नहीं था, लेकिन जिस विचार से हम इस संगठन में जुड़े हुए हैं और जिस विचारधारा के ऊपर हम ये संगठन आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है और एक उद्देश्य से है, तो उसमें पद है या नहीं है, इससे बढ़कर ये बात महत्वपूर्ण रखती है कि कार्यकर्ता है या नहीं, हम काम करेंगे या नहीं, सदस्य के क्रियाशील कार्यकर्ता या सदस्य कैसे हम बने रहेंगे, इसे ज्यादा महत्व रहता है। तो यदि एक प्रयोग के तौर पर आज नए कार्यकारिणी के सदस्य गठित हुए हैं, अध्यक्ष भी नए हुए हैं, तो इन सभी को एक तो मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं, और आने वाले 2 साल के समय में कार्य करने के लिए हम पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करें, ऐसी विनती करता हूं। मुझे एक याद है जो मैं यहां बताना चाहूंगा। कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा। जो 2 पुराने संघ के व्यक्तियों का मैं नाम, कार्यकर्ताओं का नाम लेने जा रहा हूं, उनमें से एक है प्रहलाद पंत अभ्यंकर, जो विदर्भ के अलावा का महाराष्ट्र के माननीय संघ चालक रह चुके हैं। बाबूराव भिड़े के बाद में वो महाराष्ट्र के माननीय संघ चालक थे। और दूसरा नाम है, अपने सरकार्यवाह रहते थे। तो बात ऐसी, जब वो मुंबई में थे प्रहलाद पंत, तो मुंबई के वो कार्यवाह थे, और वहां से उठकर वो जब उनके मूल गांव औरंगाबाद के नजदीक नेऊर गांव करके गांव है, वहां आए, तो एक बैठक में अपने सरकार्यवाह जी ने उनको बोल दिया कि प्रहलाद पंत, अभी आप आज से संघ चालक होंगे। तो प्रहलाद जी वैसे बोलने में बहुत मार्मिक और मुश्किल थे, तो उन्होंने बोला, नमस्कार करके बोला कि ये मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं कार्य करता रहूं, मुझे संघ चालक का पद मत दीजिए, और मुझे कार्य करने में ज्यादा आसानी होगी।
तो अपने सरकारवादी ने उनको बोला, क्योंकि उनके संबंध वैसे थे, अरे प्रहलाद, मैं आपको संघ चालक जो बना रहा हूं, वो संघ चालक पद की गरिमा के लिए नहीं बना रहा हूं। आप में कई चीजों की गरिमा आने की आवश्यकता है, और ये पदभार आप संभालोगे तो अपने आप वो गरिमा संघ चालक की आप में पैदा हो जाएगी। ये स्वयं प्रहलाद जी ने कहा, अनेक जगह पर ये कहा है, और उनका एक प्रहलाद उवाच करके बहुत अच्छा पुस्तक है, उसमें भी ये चीज लिखी गई है। कहने का मतलब ऐसा कि कार्यकर्ता कौन सा पद है और पदाधिकार क्या है, इससे ज्यादा काम करना, क्रियाशील रहना और उद्देश्य के साथ में निस्पृहता से काम करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है। और इसे पकड़कर जब कोई काम करता है तो वो संगठन या वो कार्य ये आगे ही जाता है, बढ़ता ही है और सफल भी होता है। तो ऐसे हम सब हैं यहाँ इकट्ठे, कोई संघ के सदस्य होंगे भी, कोई नहीं होंगे, लेकिन सभी उद्योग क्षेत्र में भी इसका अनुभव सब लेते हैं, और ये एक मान्यता प्राप्त ऐसी समझ है कि कोई भी चीज, कोई भी विषय के ऊपर की चर्चा ये निर्णय के पहले होनी चाहिए। उसे अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरीके से 2D के साथ जोड़ा हुआ है, डिस्कशन बिफोर डिसीजन एंड डिलीवरेंस पोस्ट डिसीजन। ऐसे 3D अंग्रेजी में इसमें दिए हैं। जितना चाहे उतनी चर्चा, डिस्कशन, कोई भी निर्णय होने के पहले संगठन में होना आवश्यक रहता है, होना चाहिए। विविध विषय के मत आने चाहिए। मतों के आधार पर जो निर्णय होता है वो ज्यादा, जिसे चारों ओर से आए हुए विचारों का आदान प्रदान करते हुए निकला हुआ अमृत जैसा रहता है। तो वो तो चर्चा और डिस्कशन होना आवश्यक है, लेकिन एक बार डिसीजन हो गया तो फिर उस निर्णय पर बाद में चर्चा नहीं, तो क्रियान्वयन, निर्णय का क्रियान्वयन, यही कार्यकर्ता का स्वभाव होना, और उस कार्यकर्ता ने अपना स्वभाव उस अनुरूप करना, ये संगठन में बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। चाहे वो कमर्शियल संगठन हो या अपने जैसा एक उद्यमियों का सेवाभावी संगठन हो, तो इसमें ये आवश्यकता रहती है। तो हम सब तो सदस्य हुए हैं। जैसे हर बार एक बीच में अपने अभी यहाँ सुनील जी उपस्थित है सरसीकर, उन्होंने अभी ये सब आपदा के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत बातें चलती है, तो एक ऐसी उस पर चर्चा चली, बहुत लोगों के यहाँ से तरह तरह के विषय रखे गए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, और दोनों तरीके की बातें चली। और फिर सुनील जी ने एक बहुत अच्छे ढंग से उस पर एक संदेश डाला था, और उसमें उन्होंने स्वयं को भी पूछा और बाकी उद्यमियों को भी पूछा कि उद्यमी होने के लिए किसने कहा है। उद्यमी होने के लिए तो हम स्वयं अपना निर्णय है, किसी ने अपने ऊपर वो निर्णय अनिवार्य नहीं किया। तो उद्यमी बने हैं तो उद्यमी का कर्तव्य, उद्यमी का क्रियान्वयन, ये सारा निभाना पड़ेगा। जैसी परिस्थिति बदलती रहेगी, आपदा आएगी जाएगी, आपदा के ऊपर कई बार समाधान निकलेगा भी, कई आपदा ऐसी होगी
कि जैसे अभी भी ये कोरोना के बारे में लोग बोल रहे हैं कि वो अपने आप पैंडेमिक से इंडेमिक हो जाएगा और मनुष्य के शरीर में उसको एब्सॉर्ब करने की एक व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। तो समस्या के साथ भी रहने की एक स्वभाव बन जाती है कई बार अपनी। तो समस्या का समाधान निकालने के लिए हम हैं, समस्याओं की चर्चा करने के लिए नहीं। करें चर्चा, लेकिन समाधान निकालने के लिए करें। ऐसा अनुभव आता है कि बहुत बार चर्चा समस्या के ऊपर ही ज्यादा चलती है, समाधान पर कम होती है। तो समाधान के बारे में चर्चा होना ये बहुत बड़ी प्रक्रिया नए गठित की हुई कार्यकारिणी में जब समस्या सामने कोई आएगी, क्योंकि हम लोगों ने गुट बनाए 4-5 विविध प्रकार के जो उद्योग से जुड़े हुए विषय है उसके हमने गट प्रमुख भी बनाए, तो स्वाभाविक रूप से जगह जगह से समस्या आएगी। तो समस्या नहीं टालना है, समस्या न आए ऐसा प्रयास नहीं करना है, जरूर समस्या आनी चाहिए। उस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक प्रक्रिया बिठानी चाहिए। ऐसे सारी समस्याओं की एक सूची बनाओ, वो सूची के ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, चर्चा करो। चर्चा के माध्यम से समाधान पर चर्चा करो कि इसका समाधान क्या है, और उस समाधान पर विचार करके 1, 2, 3, 4 पर्याप्त मात्रा में समाधान की एक सूची बनाओ, तो हल हो जाएंगे समस्या। नहीं तो सालों साल समस्याओं पर चर्चा चलती रहेगी, समाधान निकलेगा नहीं, और कई लोगों का ऐसा लगेगा अरे ये सारे बात आते हैं यहाँ इकट्ठा तो समस्या का ही केवल चर्चा करते हैं। तो सुनील जी ने उसमें लिखा था, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने ऐसा लिखा था कि अभी का समय ऐसा है और हमें यह समय मिला है कि हम अपने यहां चिंतन करें। आज तक के मेरे व्यवसाय में, आज तक के मेरे उद्यमी जीवन में समस्याओं पर मैंने कैसे समाधान निकाले, वो समाधान ठीक थे या नहीं थे। इतने साल, कोई 5 साल करता होगा, कोई 10 साल का उद्यमी का आयु होगा, कोई 25, 30, 40 जैसे मेरे जैसे और सुनील जैसे 40 साल की भी उद्योग की आयु होगी। तो भी समस्या खत्म नहीं हुई है, समस्या आती रहती है। तो समाधान कैसे निकाले हम, इसका एक चिंतन, जिसे हम बोलेंगे आत्मावलोकन, होना आवश्यक है। ये आत्मावलोकन के बाद में उसके ऊपर एक मनन होना आवश्यक है, स्वयं का भी होना। और कई बार मनन करते समय हम स्वयं करते हैं, वैसे मनन प्रकट भी होना गुटों में, अपने जो साथ है उनके साथ में प्रकट करना, ये भी अच्छा रहता है। नहीं तो मनन भी एक ही दिशा में जाएगा। और ऐसे संगठित मनन के बाद में, जैसे हम आत्मावलोकन बोला, मनन बोला, तो एक चिंतन पर स्वभाव अपना बनाना, जिसे मेडिटेशन बोलते हैं, कि जिससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा चिंतन मेरे उद्योग में मैं कैसे लगाऊं। क्योंकि व्यापारी है हम, तो स्वयं सर्वप्रथम अपना उद्देश्य है कि मेरे व्यापार में, मेरे उद्योग में मैं मुनाफा कैसे कमाऊं। हाँ, लेकिन कई बार मुनाफा कमाते समय हम भूल जाते हैं कि मुनाफा भी एक गणित है, अंकगणित है। लेकिन धरातल पर वास्तव तो जिसका शब्द प्रयोग कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया, आज वित्त मंत्री जी ने भी किया, और हर बार अपने सुधाकर जी आत्रे भी करते हैं, कि लिक्विडिटी यानी धन क्या है, वो धन के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना। प्रॉफिट दिखा भी सकते हैं, प्रॉफिट नहीं है ऐसा भी दिखा सकते हैं। इसके लिए
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट्स है, वो उसमें माहिर है, दोनों में माहिर है। लेकिन हम उद्योग में जुड़े हुए लोगों ने, मेरे उद्योग में प्रॉफिट है, ये वास्तव है, ये वास्तव है यानी कि होना ही चाहिए। लेकिन सबसे महत्व प्रॉफिट से भी ज्यादा मेरे पास धन है या नहीं, लिक्विडिटी है या नहीं, इसके ऊपर हम सब लोगों ने देना मेरे ख्याल से आने वाले समय में बहुत महत्व का विषय रहेगा। क्योंकि ऐसा देखता हूं मैं कि सालों से व्यवसाय करने के बाद भी आज हम इस पर जूझते हैं कि 15-20 दिन तक की भी हमारी व्यवस्था बंद होने के लिए और उसको संभालने के लिए नहीं है। ये ठीक नहीं, क्योंकि जब हम प्रकल्प तैयार करते हैं तो प्रकल्प में तो हम ऐसा कहते हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, वो आपका व्यवसाय चले या न चले वो आपको करने ही है। तो उतना निवेश धन का मेरे व्यवसाय में, मेरे उद्योग में कैसे रहेगा और वो रहता है या नहीं, इसके ऊपर आगे वाले समय में हमने ध्यान देना अवश्य, लक्ष्य केंद्रित करना। उसका भी एक शास्त्र है, वो शास्त्र समझकर काम करना, ये सबने सीखना चाहिए। ये दो बातें हुई, एक संगठन के कार्यकर्ता इस नाते, एक हुई अपने स्वयं के उद्योग में हमने क्या करना आवश्यक है वो। समस्या की तरफ देखने की अपनी सोच कैसी हो। तो मुझे याद है कि मेरे ख्याल से 1998 या 99 में औरंगाबाद में एक लघु उद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेश की बैठक हुई थी। वो बैठक नहीं थी, वर्कशॉप था, कार्यशाला थी। और कार्यशाला ऐसी थी कि पहले दिन आना और दूसरे दिन शाम को जाना। तो उसमें लेबर के विषय के बारे में भी विषय चर्चित हुए, आप बुलाए थे चर्चा के लिए, फाइनेंस के बारे में भी हुए थे, सारे हुए थे। और नया नया संगठन था, 98-99 में 5 साल हुए थे। तो ज्यादा मैंने जैसे बोला वैसे सारी समस्याओं के ऊपर ही ज्यादा समय व्यतीत हुआ था। अंत में तब के अपने प्रमुख कार्यकर्ता, और तब मेरे ख्याल से वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी थे, औरंगाबाद के सुधीर देशपांडे जी, आबा देशपांडे जिन्हें कहा जाता है, वो बाद में अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। आज भी अपने साथ है, लेकिन अभी क्रियाशील नहीं है। उनका व्यवसाय भी उन्होंने उनके बच्चों पर सौंप दिया है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी जो मेरे मन पर तब से है, जो मैं आपके साथ यहां साझा करूंगा। समस्या के बारे में सोचते समय ऐसा होना चाहिए, ऐसा आबा जी ने कहा था कि जो उद्यमी है उसकी कल्पना उन्होंने की कि कोई भी उद्यमी और कोई भी उद्योग ये नदी जैसा रहता है, और नदी का पानी जैसे बहता है वैसा उद्योग बहना चाहिए। और नदी देखे तो पहाड़ के ऊपर से नीचे आते समय जैसा मार्ग मिले वैसे नीचे आती है, जोर से भी आती है, पानी में जोर भी रहता है, आवेश भी रहता है। लेकिन जब जमीन पर आती है, धरती पर आती है, तो एकदम उसका स्वभाव संत हो जाता है, शांतपूर्ण हो जाता है, बहती रहती है, दो कांठों के बीच में से चलती रहती है। लेकिन उसका स्वभाव कैसे बनता है वो सब हम सोचना आवश्यक है। तो कहते समय आबा जी ने कहा कि यदि नदी के सामने कोई पहाड़ खड़ा हो गया बहते समय, तो नदी कभी भी पहाड़ को तोड़ने की सोचती नहीं है। मैं पहाड़ को तोड़कर आगे जाऊंगी या पहाड़ चढ़कर दूसरे पासे जाऊंगी, ऐसा कभी भी नदी सोचती नहीं।
नदी की सोच ये रहती है, ठीक है भैया आप खड़े रहो यहाँ, मैं आपको साथ में बाजू में रखते हुए आपके बाजू में से आगे चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे यहां रुकना नहीं है, और आगे जाती रहती है। ये उदाहरण उन्होंने जो दे दिया था, ये वास्तव में अपने सारे उद्यमियों में, अपने उद्योग में समस्या के ऊपर समाधान निकालते समय एक वैचारिक दर्शन जैसा रखना चाहिए, क्योंकि हम झूमते रहते हैं समस्या के लिए और समाधान निकलता नहीं। हमारा उद्देश्य है समाधान निकालने का और समस्या से जूझने का नहीं। तो इसलिए हम सारे नदी कैसे बने, ये एक हम लोगों ने सोचना चाहिए कि बहते रहेंगे। हमारा पानी यदि कहां भी बीच में अटका तो अटका हुआ पानी खराब होता है, गंदा होता है, क्योंकि लोग उसमें पैर धोते, हाथ धोते, कपड़े धोते, सारों का मल उसमें आ जाता है। तो ऐसा गंदा पानी होने से अच्छा यह है कि हम बहते रहेंगे, और बहते रहेंगे तभी जब कोई समस्या का पहाड़ हमारे सामने खड़ा होगा तो उसको बाजू रखते हुए हम आगे कैसे जाएंगे। तो ये एक बात हम सब लोगों ने आने वाले समय में सीखना चाहिए। चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम सब अभी मन में लेके जाना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल और लोकल के लिए वोकल, ये उनके शब्दों में उन्होंने कहा, कई मर्यादा रहती है उस पद की गरिमा रखते समय, लेकिन वही स्वदेशी का विचार है। वो स्वदेशी यदि कहीं कह नहीं सकेंगे, कई कारण हो सकते हैं ऐसा स्वदेशी तुरंत कहने के लिए मर्यादा का, लेकिन है तो विषय अपना। और जो हम लोग नागपुर की अपने अधिवेशन से लेकर चले आए हैं, हम स्वावलंबी कैसे बने, हम आत्मनिर्भर कैसे बने, और आयात पर्यायी विकल्प कैसे तैयार हो जाएंगे। हमारे यहाँ नजदीकी क्षेत्र में, आसपास के परिसर में जो उपलब्ध कच्चा माल है, उससे कौन से हम उत्पाद बना सकते हैं, और जिस कारण हम इस संगठन के सदस्य हैं, राष्ट्रोद्धारो लघु उद्यमी, ये वास्तव में ऐसा है। उसका अर्थ राष्ट्रोद्धार कभी होगा, राष्ट्रोद्धार होने से लघु उद्योगों का उद्धार नहीं होने वाला। जब हम हमारे उद्योगों का उद्धार करेंगे, यानी हमारे उद्योग सफल तरीके से चलाएंगे, हमारे उद्योग सबल करेंगे, सशक्त करेंगे, आर्थिक दृष्टिया संपन्न करेंगे, धनवान रहेंगे हमारे उद्योग, तभी राष्ट्र का उद्धार होगा। और परम वैभव कल्पना की पहली सीढ़ी ये धन संपन्नता की है, उसके बाद में बाकी के सारे आचरण है। जैसे धर्म के बाद में अर्थ आया है, फिर बाद में काम और मोक्ष है। मोक्ष तक जाना है, लेकिन पहले अर्थ का व्यवस्था करो, अर्थ के ऊपर ध्यान दो। तो हमारे उद्योग कैसे ऐसे सशक्त बनेंगे, आर्थिक दृष्टिया सबल रहेंगे, हम धनवान कैसे होंगे, और संपत्ति का निर्माण करने वाले उद्यमी हम कैसे बने रहेंगे। आज रहेंगे, कल रहेंगे, आने वाले समय में रहेंगे, और ऐसा आगे जाकर अनुकरण करने वाले भी निर्माण करेंगे। ये सोच राष्ट्रोद्धार के लिए हमारे लिए काम करेगी। समस्या का सुलझाव होना, देश के स्तर पर आर्थिक नीति में बदलाव होना, परिभाषा में बदलाव होना, कई नीतियों में बदलाव होना, ये सारे पहाड़ है। ये पहाड़ रहेंगे, बदलते रहेंगे, नए नए पहाड़ आएंगे। जैसे मेरे युवा काल में मैं थोड़ा बहुत दुर्ग प्रेमी था, इसलिए घूमता था। और जैसे शुरुआत किया
तो पहली ही मेरी दुर्ग मुहिम जो रही वो पुणे के कात्रज से सिंहगढ़ तक जाने की रही। आपने देखा होगा कभी तो कात्रज से सिंहगढ़ दिखता है, कात्रज का जो घाट है उसके माथे पर हम जाएंगे, जो ऊंट जैसी पीठ है उसकी, तो वहां से सिंहगढ़ दिखता है, पश्चिम की तरफ दिखता है। तो ऐसा लगा कि अरे ये तो क्या बहुत ही आसान है, हम सहज करेंगे। लेकिन जब चलना शुरू किया तो ध्यान में आएगा कि एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, ऐसे 13 पहाड़ जब हमने पार किए तब सिंहगढ़ के नजदीक हम पहुंचे। तो अपना उद्यम चलाते समय भी ऐसा ही कई पहाड़ सामने आएंगे, नीतियों के पहाड़ आएंगे, लेकिन हमें तो अपना उद्योग चलाना है साथ में, वो अपना उद्देश्य है। नीतियों पर ध्यान देना ये आवश्यक है, लेकिन एक भाग है, ये हमने उसके ऊपर ध्यान देना। और सबसे बड़ा, जैसे राष्ट्र के लिए भी, अपने देश के लिए भी, कल जैसे प्रधानमंत्री ने सभी को आमंत्रित किया है, सभी 130 करोड़ देशवासियों को आमंत्रित किया है कि इसमें जुड़े, हम आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। भारत का उज्जवल भविष्य इन दोनों में ही है। तो इसके साथ हम जुड़ने के लिए जो हम लोगों ने सोचा है वो आयात के विकल्प तैयार करना, और अपने नागपुर के विभाग में ऐसे कौन कौन से उत्पाद अभी आयात होते हैं और इसका विकल्प वहां कैसा किया जा सकता है, इसकी एक स्वतंत्र रचना आपने तो गुट बनाया है, तो जल्द से जल्द कैसी बनेगी। और ये केवल चर्चा की विषय नहीं, वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में आने वाले साल या 2 साल में जगह जगह पर हमारे प्रेरणा से ऐसे विकल्प के, आयात पर्यायी विकल्प के उद्योग बनाने वाले तैयार हो जाएंगे। इसके ऊपर ध्यान देना ये भी अपना बहुत महत्व का कार्य आने वाले समय में रहेगा। ये सब ने ध्यान में रखना है। और है, लोग आ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कल बात करी कि हमारी शक्ति है, मैं प्रधानमंत्री की यहां बात रखना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में वही है कि इतनी शक्ति है हमारे सब में, बौद्धिक की शक्ति है, सभी है, जिसे एबिलिटी बोलते हैं, तो कैपेबिलिटी भी है। जैसे उन्होंने कल पीपीई और मास्क का दे दिया, वो मैं दूसरा उदाहरण वैसा देता हूं क्योंकि मैंने उसमें लोगों के साथ देखा, जैसे कोरोना आ गया वैसे हमारे देश में तुरंत 40 ये स्वभाव हम हटकर थोड़ा बदल करना, हमारे सारे छोटे उद्यमी हम सब जो है उन्हें, कि हम समस्या आने के बाद उसका समाधान सोचते हैं और अवसर प्राप्त करने के लिए बाद में शुरू करते हैं। तो आज अभी हमें ये निश्चित करनी होगी कि बदलते समय में इतने सारे नए नए उत्पाद के लिए अवसर हमारे सामने आ जाएंगे, तो सोच समझकर, समस्या न आते हुए भी हम कोई प्रोडक्ट का निर्माण कैसे करेंगे, डिजाइन कैसे करेंगे और आगे जाएंगे, ये देखना आवश्यक रहेगा। क्योंकि नहीं तो व्हेन वी आर पुट टू ऑल वी स्टार्ट फाइटिंग, ये ठीक नहीं। आगे जाकर आज का मेरा उत्पाद कभी न कभी तो भी एब्सोल्यूट होने वाला है, ऐसा सोचकर वो जब अच्छा चलता है तभी नए उत्पाद के लिए सोचना और उसके लिए कुछ काम करना, देखते रहना, रिवर्स इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, डिजाइनिंग हो, इसके बारे में सोच लगाना और तंत्रज्ञान के साथ रहना, ये सबसे बड़ी आने वाली समय की हमारे सामने चुनौती रहेगी। क्योंकि आज तक का अपना सारे लघु उद्यमियों का स्वभाव ऐसा बना है कि जब कोई समस्या सामने आएगी, चाहे वो उत्पाद की हो, व्यवसाय की हो या व्यवस्थापकीय हो या अर्थ विषयक हो, हम उसके ऊपर समस्या आने के बाद सोचना शुरू करते हैं।
तो इसमें बदलाव करके हम समस्या न आए ऐसी भूमिका में जाकर अपना उद्योग चलाएं और उस उद्योग के मार्फत अपने संगठन का जो विचार है वो राष्ट्रोद्धार की तरफ कैसे हम सफर करेंगे, आगे जाएंगे, ये सोच लेकर आज की इस अपनी नई कार्यकारिणी गठित कार्यक्रम से हम जाए तो मुझे लगता है कि हम वास्तव में लघु उद्योग भारती का काम करने वाले कार्यकर्ता, प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन करने वाले ऐसे रहेंगे, ये समझना आवश्यक मुझे लगा। और इतना ही मैं कह के और फिर एक बार सभी उपस्थित सदस्य और जो नए बनाए गए, मैं नाम लेता नहीं हूं इसलिए क्योंकि सामने कोई दिख नहीं रहा है, देखेंगे तो नाम लेने में मुझे सफलता होगी। तो भी नए सारे अध्यक्ष मेरे ख्याल से जो है आए हुए अध्यक्ष इनको बनाया ना भूषण जी, हाँ अध्यक्ष हाँ, तो इनको सभी को मैं नमस्ते रावलीन जी, नमस्ते। तो आपको हाँ, मैं क्या हो गया था जब आपका भूषण जी कह रहे थे जो नियुक्ति हुई तब प्रकाश जी भाई साहब का फोन आया था, इसलिए ध्यान हटा था। तो बाकी सारे जो नए बनाए हुए और जो पुराने भी कार्यकर्ता है, इन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद जी। मैं हमारे उपाध्यक्ष हितेश अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद कौस्तुभ। नमस्कार। हमारे इस नागपुर इकाई के कार्यकारिणी के इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में उपस्थित श्री गोविंद जी लेले, अखिल भारतीय महामंत्री, श्री भूषण जी वैद्य, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, श्री सुनील जी सिरसीकर, अखिल भारतीय मंत्री, रविंद्र जी सोनोने, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, रविंद्र जी वैद्य, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, भूषण जी मर्दे, महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री, श्रीकांत जी डोंडरीकर, अध्यक्ष नागपुर विभाग, उदयन जी श्रोती, महामंत्री नागपुर विभाग, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे ऐसा विश्वास रखता हूँ। I thank all the members and friends present in the program and wish a good luck to the newly elected team Nagpur. Thank you.